संस्थान के इस महत्वपूर्ण मंच से आप सभी श्रोताओं का, जिज्ञासु विद्वानों का, विद्यार्थियों का स्वागत। संधि हिंदी भाषा में शब्द विनिर्माण की एक विशेष विधा है और शब्द कैसे बनते हैं उसकी जानकारी देने वाले कुछ शीर्षक हैं। उनमें से एक है संधि, और संधि भी विस्तृत है। संधि है आपकी स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वादि संधि, इस तरह की कम से कम 4 संधियां हिंदी भाषा में है। और एक प्रकृति भाव संधि वो संस्कृत में भी है। इस प्रकार संधि पंच प्रकरण संधि की है संस्कृत में, और 4 संधियां हैं हिंदी भाषा में। तो मैं आचार्य दीपक कुमार भाषा संस्थान की ओर से 17वां पाठ लेकर उपस्थित हूं मैं। तो आज मैं लेने वाला हूं मूल रूप से वो है संधियों की प्रस्तुति। इसमें हम अभ्यास करेंगे और इसमें मैं सरल संधि नहीं लेके जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उन संधियों को आपके समक्ष रखूंगा। पहले आप प्रयास करेंगे, है ना, अभ्यास करेंगे, और जब आपसे नहीं बनेगा तब उसका शुद्ध रूप लिखूंगा और बताऊंगा किस कारण से। अपवाद जैसा है ये, लगभग जितने भी मैं लूंगा, कठिन, सरल और अपवाद, इनको आपस में मिला के हम आपसे रूप पूछेंगे। मेरी प्रत्याशा है कि आप इनको करके परीक्षा में जो 20 से 30% बात कठिन पूछी जाती है वो आराम से आप कर सकेंगे। ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमसे बाहर कोई शब्द जाएगा नहीं, क्योंकि परीक्षक जब पेपर बनाता है ना तो वो सोचता है कि हम 40-50% सरल दें, बाकी के 40-50%, 30% ऐसे क्लिष्ट दे दें कि बच्चा कर ही नहीं पाए, वो कर सके जो अच्छे गुरु से पढ़ रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप अच्छे गुरु से पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त करें, और जो भी आपके प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं वो आ सकें। उस चीज़ को थोड़ा सा स्तर ऊंचा होगा तो वो आपको ध्यान रखते हैं। तो अभ्यास है, मूलतः क्या है ये अभ्यास का हमारा वो रहेगा। देखिए, स्वर व्यंजन विसर्ग स्वादि संधियों का अभ्यास। तो इसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं प्रतिधन उषा, यथाधन इच्छा, यथाधन इष्ट। ये देखिए प्रधन ऋण, मैं मिश्रित प्रकृति का ले रहा हूं सारा। प्रधन ऋण, उत्तम धन ऋण, उत्तम धन ऋण, है ना। फिर मैं लूंगा यहाँ पे कंबल धन ऋण, कंबल धन ऋण। फिर मैं लूंगा अधम धन ऋण, अधम धन ऋण। और हम लेंगे ग्रीष्म धन ऋतु, ग्रीष्म धन ऋतु। फिर हम लेंगे वर्षा धन ऋतु, वर्षा धन ऋतु। फिर हम लेंगे शरद धन ऋतु, फिर हम लेंगे दश धन ऋण। यदि मैं इसको नंबर दे दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वैसे तो 10 यदि हम नंबर दे देते हैं और इस पे काम करते हैं तो आपको पता चलेगा, यदि आपने अच्छा अभ्यास नहीं किया है तो मुश्किल से आप 70-80 नंबर ला पाएंगे। 100 नंबर लाने में परेशानी होगी। आइए देख लेते हैं, आप 100 में से 100 लाइए। आप 11 दिया है मैंने, तो 11 है, तो 11 9 99। ये एक प्रश्न 9 नंबर का है। देखते हैं कितना नंबर, कितने अंक आ पाते हैं। चलिए कीजिए इसको। ये मिश्रित प्रकृति का, अभी मैं थोड़ी देर बाद इन सब का उत्तर बताऊंगा और फिर आप देख पाएंगे कि इसका उत्तर कैसा है। अभी उत्तर तैयार है, इसका उत्तर बताता हूं, एक बार प्रयास कीजिए आप। तो आप देखेंगे इसमें सीधा काम नहीं हो रहा है। हमने मिश्रित प्रकृति की चीजें ली हैं इसमें। जैसे प्रतिधन उषा है
तो प्रतिधन उषा का जो मिलन होगा वो यण संधि से होगा और ये बनेगा प्रत्युषा नहीं बनेगा, प्रत्युष बनेगा। प्रत्युष का मतलब होता है प्रातः काल, प्रातः काल अर्थ होता है इसका। और इसमें संधि कौन सी है? संधि है यण। ये बात हमें ध्यान रखनी है, संधि क्या है? यण। यथाधन इच्छा है, इन दोनों को मिलाएंगे तो शब्द बनेगा यथेच्छ। ये बनेगा यथेच्छ। आप देख रहे हो इसमें हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आ जो है अ में परिणत हो रहा है। कई बार ऐसा होता है आकारांत शब्द अकारांत बन जाता है, इकारांत शब्द अकारांत बन जाता है, ऐसा प्राय होता है संधियों में। तो इस तरह की संधि परीक्षक पूछ के आपको असमंजस की स्थिति में डालते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये चीजें। और ऐसे लाख 2 लाख नहीं है, बस वो 10 20 25 हैं। यदि आप ठीक से इनकी ठीक से आवृत्ति कर लें तो आप आराम से इन प्रश्नों को कर सकेंगे। यथाधन इष्ट जो है यथेष्ट, ये यथावत बनेगा, सामान्य नियम है इसका है यथेष्ट। इसमें विच्छेद है गुण संधि के कारण, और ये विच्छेद है जुड़ा है, यहाँ भी गुण संधि है। गुण संधि का नाम है गुण। प्रावधान ऋण में अपवाद है, ये प्रार्ण बनेगा। इसका हम नाम देंगे गुणापवाद वृद्धि। क्या नाम देंगे? गुण अपवाद वृद्धि। ये हम इसका नाम दे रहे हैं, गुण अपवाद वृद्धि। उत्तम धन में कोई गुण अपवाद नहीं है, उत्तम धन संधि हो रही है और के स्थान पर अर्गुण होगा, ये बनेगा उत्तमर्ण। अब देखो कौन याद रखेगा इन चीजों को कि भाई यहाँ तो इस वाले में अ और री के स्थान पे आहार हो रहा है, गुणापवाद वृद्धि है, लेकिन यहाँ पे अ और री के स्थान पे अर हो रहा है उत्तमर्ण, यानी यह संधि हो रही है। हम ये कह सकते हैं ये सामान्य है, इसको हम कहेंगे गुण संधि। इसे क्या कहेंगे? गुण संधि। अपवाद नहीं कहेंगे, हम ऐसे कहेंगे गुण संधि। देखिए इतना अंतर आ जाता है, स्थिति एक जैसी है लेकिन एक जगह अपवाद है, एक जगह गुण संधि हो रही है। इसको यदि याद नहीं रखा हमने तो हम क्षति होगी हमारी अंकों की, ये ध्यान रखना है। कंबल धन ऋण पे आइए। कंबल धन ऋण में ये जो है ना अपवाद की स्थिति है, तो इसका बनेगा अपवाद है ये, कंबलार्ण ऐसा बनेगा, कंबलार्ण ये बनेगा। क्या है यहाँ पे? गुणापवाद वृद्धि, गुण अपवाद वृद्धि, ये ध्यान रखना है। इसमें कोई अपवाद नहीं है, गुण संधि है। क्या बनेगा? अधम अधमर्ण। ये देखो अधमर्ण, संधि क्या है? गुण है, ये ध्यान रखना अपने को। ग्रीष्म ऋतु कोई अपवाद नहीं है, ग्रीष्म ऋतु ये संधि है। शब्द क्या है? ग्रीष्म ऋतु, संधि का नाम क्या है? गुण। अब देखो एक ही जैसी स्थिति, और सब जगह स्थिति एक जैसी है, लेकिन कहीं पे अपवाद आ रहा है, कहीं पे सामान्य गुण संधि हो रही है। वर्षाधर देखो आ और री मिलके अर हो जाएगा, ये बनेगा वर्ष ऋतु। क्या बनेगा? वर्ष ऋतु। कई बच्चे वर्षार्तु बना देते हैं, है ना, ये वर्षार्तु बना देते हैं, ये वर्षार्तु नहीं होना चाहिए, गलत है। इसे हम गलत मान के चलेंगे और ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं बनाना है, ऐसा बनाना है। इसमें क्या है? यहाँ भी गुण संधि है। यहाँ क्या है? यहाँ भी हमारी गुण संधि काम कर रही है। शरद ऋतु में कोई संधि ही नहीं है, क्योंकि शरद में द में और नहीं है, इसलिए री उससे मिल जाएगा, तो शून्य संधि है। तो क्या बनेगा? ये बनेगा शरद, द में री जोड़ दिया, शरद ऋतु, मिलान कर दिया, शून्य संधि है। लेकिन यहाँ पे शून्य संधि नहीं है, ये दोनों मिलके गुणापवाद वृद्धि संधि है। यहाँ पे देखिए दशार, ये गुणापवाद है, दशार गुणापवाद वृद्धि। तो इस तरह से मैंने 11 प्रयोग लिए और 11 को आपको बताया, और ये घूम फिर के प्रयोग आते रहेंगे। तो स्वर के अधिकतर थे ये। अब अगले चरण में आइए, और अगले चरण हम लेते हैं थोड़े से और प्रयोग लेते हैं जो व्यंजन से संबद्ध हैं। देखिए हमारे पास है एक शब्द है उत्थान, ठीक है ना। एक और ले रहा हूं मैं, उत्थान। एक और ले रहा हूं मैं, उत्तंभन, उत्तंभन, सम्राट। एक और ले रहा हूं मैं,
पुल्लिंग। अच्छे अच्छे लोगों को ये संधि नहीं आती है, पुल्लिंग का विच्छेद क्या करोगे? यहाँ देखिए पुंस कोकिल, अच्छे से लोगों को नहीं आता। यदि आ गया एग्जाम में तो आप बस निरुत्तरित नहीं हो जाओ, इसलिए मैंने सारी बातें आपके समक्ष रखने का प्रण किया है कि सारी बातें जो कठिन बन सकती हैं आपके समक्ष रखते हैं। पुंस कोकिल। फिर देखिए हमारे पास कुछ शब्द हैं। उच्छ्वास, उच्छ्वसन, ये देखिए वाकहरी, वाघहरी, दूसरा है वाघघरी, दोनों रूप शुद्ध हैं। देखिए ये देखिए सच्छात्र, और अगला ले रहे हैं हम सच्छास्त्र। अच्छे अच्छे बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं। ये देखिए हम एक शब्द ले रहे हैं उद्घोष, और एक ले रहे हैं तत्काल, और अगला लेंगे हम सत्कर्म। एक बार फिर से यदि हम इसको अंक देते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये सारे शब्द हैं। इन 15 7 नंबर के यदि मानते हैं तो ये 105 नंबर का प्रश्न है। आप देखिए कीजिए कितना हो पाता है आपसे। देखिए इसमें जो बातें परीक्षक जब चुनेगा ना, परीक्षक जब पेपर बनाएगा तो चुन के लाएगा तो इनमें से प्रश्न चुनेगा वो। बाकी जो हमारे प्रश्न बने हुए पहले से उनको याद कर लो, आप उनको देख लो, और जो कठिन अपवाद जो चीज है वो यहाँ से पूछेगा वो। ये हमने पहले आउट कर दिया, समझ लो मैंने पत्र आउट कर दिया। अच्छा, इस पे पेपरों के स्तर की बात होती है। यदि हिंदी के आधार पे कहीं निर्णय लेना हो तो फिर वो थोड़ा क्लिष्ट पूछते हैं। जहाँ पे हिंदी खाली नाम मात्र की हो, क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हो, तो वहाँ पे सामान्य बात पूछते हैं वो। एक ही तरह का पाठ्यक्रम हो, निर्भर करता है कि पूछा किसके लिए जा रहा है। उदाहरण के लिए आईएएस वगैरह में यदि पूछा जा रहा है तो ये बहुत सरल पूछा जाता है। वो लोग क्लिष्ट कम नहीं पूछते, सामान्य रूप से पूछते हैं। जहाँ क्लिष्ट पूछना हो तो वहाँ भाषा के मामले में वो कभी भी कठोरता नहीं करते वो। और जैसे राज्य सेवाओं में कई बार उसके आधार पे नंबर जोड़े जाते हैं, बढ़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत क्लिष्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग हो या बिहार लोकसभा आयोग हो या राजस्थान लोकसभा आयोग हो, वहाँ पे क्लिष्ट स्तर की जो हिंदी है वो पूछी जाती है। यहाँ देखिए आप, ये वही क्लिष्ट स्तर की हिंदी है। देखिए इसमें क्या है, उत्थान है तो उत्थान का विच्छेद होगा उद धन स्थान, ये आपको रट लेना है। हालांकि इसमें परसवर्ण संधि है, परसवर्ण संधि हिंदी में होती नहीं है। जो संधियां हिंदी में नहीं होती वो ज्यादा शब्द नहीं है, 2-4 शब्द हैं, उसको हमने अपवाद के रूप में याद कर लेना हम लोगों को। उद्स्थान, अच्छा उत्थान यदि 2 त वाले हैं तब भी उसका विच्छेद क्या होगा, उसका भी विच्छेद यही होगा, उद्धन स्थान। आप में से बहुतों को जिज्ञासा होगी भाई बना कैसे, तो बना ऐसे है, द को जो है ना, ये देखिए द को जो है आगे अघोष अक्षर होने के कारण त करेंगे तो बनेगा उत, और स को परसवर्ण होगा। परसवर्ण का मतलब द का परसवर्ण स के स्थान पे होगा, तो स का उच्चारण स्थान और द में से त का उच्चारण स्थान एक है, तो स के स्थान पर त करेंगे। इस पुरुषवर्ण, सॉरी ये पुरुषवर्ण संधि है, तो द का पुरुषवर्ण इस त हो जाएगा यहाँ पे, तो ये त और थान हो गया। इस तरह से उत्थान शब्द बन जाएगा। ये उत्थान वाला शब्द जो है ना, इस तरह से, यानी द के स्थान पर
खरी च से चर्त हुआ, चर्त संधि है, तीसरे को पहला हुआ, और फिर इसके बाद सौ के स्थान पर पूर्ववर्ती जो द है उस द का जो परिवार का सदस्य है वो है त का स्थान और सौ का स्थान मिलता जुलता स्थान प्रत्यय आदि, इसलिए सौ के स्थान पे त होता है। इसलिए इन सारे झंझटों में नहीं जाके हम क्या करेंगे, उत्थान का विच्छेद उद्धन स्थान, उत्थान का विच्छेद उद्धन स्थान, इस तरह से हम करते हैं। तो हम इन झंझटों में नहीं जाएंगे और सीधे हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे उद्धन स्थान, ये बन गया। क्योंकि हिंदी भाषा में इतने शास्त्रीय तर्क और विमर्श की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो सामान्यतः उद्धन स्थान का संधियुक्त पद पूछते हैं और संधियुक्त पद देख के उसका विच्छेद पूछते हैं। उत्तंभन देखिए, यहाँ भी उद्धन, यहाँ भी उद्धन स्तंभन ऐसा बनेगा, उद्धन स्तंभन, बस एक ही विच्छेद होगा। सम्राट में देखिए मौका अनुसार हो जाना चाहिए था, लेकिन मौका अनुसार नहीं होता, ये अपवाद है। समधन राट, समधन राट ऐसा बनेगा, ये अपवाद है एक तरह से, समधन राट। पुल्लिंग में क्या होगा, पुल्लिंग में भी ये संस्कृत का शब्द है पूरी तरह से, पुम धन लिंग, ये आपको ध्यान रखना है, क्या बनेगा, पुम धन लिंग, पुल्लिंग। और पुंस कोकिल में यहां भी वही बात है, पुम धन कोकिल, पुम धन कोकिल। अरे ये सौ कहाँ चला गया, सौ हट जाता है, जैसे यहाँ पे सौ चला जाता है ऐसे यहाँ भी सौ हट जाता है। पुम धन कोकिल पुंस कोकिल बना करता है। तो नर कोयल और मादा कोयल जो हिंदी शब्द में बोलते हैं तो पुंस कोकिल बोलते हैं, जो कोयल है उसको हम पुंस कोकिल बोलते हैं संस्कृत में। देखो संस्कृत बड़ी ही सावधान से पढ़ने योग्य और बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। हम क्या करते हैं हिंदी में, कोयल दो तरह की होती है, एक नर कोयल एक मादा कोयल। अच्छा, नर कोयल जो वो गीत गाता है और जो मादा कोयल है उसको वो बुलाता है अपने पास, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में जो नर कोयल है वो कुहू कुहू करके बोला करता है, पर हम लोग क्या करते हैं, हम नर कोयल को भी स्त्रीलिंग कोयल के रूप में बोलते हैं। कोयल, कोयल को हम पुल्लिंग के रूप में ना बोल के स्त्रीलिंग के रूप में बोलते हैं। तो हिंदी भाषा में एक मर्यादा चली आ रही है कि भाई कोयल को स्त्रीलिंग मान लो, ऐसा मर्यादा है। अच्छा, कौवे को पुल्लिंग मान लो, ऐसी मर्यादा है। कौवे में नर कौवा भी होता होगा, मादा कौवा भी होता होगा, फिर नर और मादा के हिसाब से कौवी जा रही है ऐसा नहीं बोलते, कौवी उड़ रही है ऐसा नहीं बोलते, कौवा उड़ रहा है, वो नर हो चाहे मादा कौवा ही बोलते हैं। तो कौवा को हम पुल्लिंग के रूप में ही बोलते हैं और जो आपका कोयल है उसको स्त्रीलिंग के रूप में ही बोलते हैं। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है, संस्कृत में नर कोयल के लिए पुंस कोकिल और मादा कोयल के लिए कोकिला शब्द का प्रयोग होता है ना। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, उनको उपाधि दी गई थी, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, बहुत अच्छी कवित्री थी वो, तो उन्हें कोकिला की उपाधि दी गई थी। आगे देखिए, उच्छ्वास, इसका विच्छेद क्या होगा, उद्धन श्वास, उद्धन श्वास। द को च हो गया, श को छ हो गया, उच्छ्वास। शुद्ध संधि और छत्व संधि, उच्छ्वसन, उद्धन श्वसन। इसमें क्या क्या है, इसमें भी द को च हो गया और श को छ हो गया। हालांकि द को च नहीं होता है, द को सबसे पहले होता है ज। ये देखो, उज श्वसन। मैं पूरी प्रक्रिया बता देता हूँ, ये हिंदी वाले साथी चौंक जाएंगे कि भाई ये क्या बता रहे हो आप। उज श्वसन कैसे हुआ, इस चुत्त संधि करके ज के द के स्थान पे ज किया, नंबर 1। दूसरे लेवल पे हम जाएंगे तो ज को यानी जो तीसरा वर्ण है, ये तीसरा है ना, तो तीसरे को पहला होता है, कब होता है, इधर अघोष हो तो अघोष श है, इसलिए हमने ज को च कर दिया, तो क्या बना, उच्च श्वसन बना, उच्च श्वसन बना। फिर च इस तरफ हो, उधर श हो तो श को छ हो जाता है, तब जाके बनता है उच्छ्वसन, तब बनता है उच्छ्वसन, उच्छ्वसन। क्योंकि ये श स्वर रहित है इसलिए हमने स्वर रहित छ लिखा है।
अच्छा, स्वर रहित छ को ऐसे लिखते हैं और स्वर रहित श को ऐसे लिखते हैं जब किसी से मिलाते हैं तो उच्छ्वसन बनने में ये क्रम चलता है। लेकिन मोटे तौर पे हिंदी व्याकरण में क्या करते हैं, उद के द को च कर दिया, श को छ कर दिया और बोल देते हैं उच्छ्वसन। तो यदि प्रोसेस में जाया जाए तो बहुत नियमानुसार सूक्ष्मता के साथ काम होते हैं। सबसे पहले उद के द को ज किया, स्तोश्चनासु सूत्र है, और वैसे भी हमने सिखा रखा आपको कि तीसरे को पहला हो जाता है, तो हमने तीसरे को, ये जो तीसरा अक्षर है ना, द को ज होता है, चतुर्थ संधि हो गई। अच्छा, तीसरे को पहला होता है, ये तीसरे को पहला होता है, ये चतुर्थ संधि हो गई। तो तीसरे को पहला होना, द को ज होना, सब हमारे नियम के अधीन है। तो ज को च हो गया और च होने के बाद ये जो श था, श को छत हो गया, तो उच्छ्वसन बन गया। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ज्यादा झंझटों में नहीं पड़ना है, हमें तो ये याद रखना है कि साहब उच्छ्वसन का विच्छेद क्या है। उच्छ्वसन का विच्छेद उद्ध्वन श्वसन है, ये आपको याद रखना है। अगला लेता हूं मैं, वाघहरी। तो वाघहरी का विच्छेद भी वाक धन हरि होगा, है ना, इसमें क को ग किया गया है। अच्छा, वाघहरी का भी विच्छेद वही वाक धन हरि होगा। ये विकल्प से दो रूप बनते हैं, तो दोनों रूपों को हमें ध्यान रखना है। वाघहरी पूछ ले या वाघहरी पूछ ले, दोनों का विच्छेद एक ही होगा, ये विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि ह को घ करने वाला जो सूत्र है, वो सूत्र विकल्प से काम करता है। जब विकल्प से करेगा तो एक बार होगा तो वाघहरी बनेगा, एक बार नहीं होगा तो वाघहरी बनेगा, ऊपर वाला। तो इसके दो रूप हैं, लेकिन इसका विच्छेद एक ही है। सत छात्र, देखिए छात्र शब्द एक सार्थक शब्द है, छात्र शब्द एक सार्थक शब्द है। तो सबसे पहले सार्थक शब्द निकाल लो, छात्र। यदि आप इसको छात्र बोल देते तो छात्र तो कुछ होता ही नहीं है, इसलिए छात्र नहीं करेंगे, छात्र ही करेंगे विच्छेद में। फिर इधर क्या बचा, च को त करने के बाद चतुर्थ संधि होके बना था, इसलिए सत छात्र का विच्छेद होगा, सतन छात्र। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे सत तो होगा ही होगा, सत तो होगा ही होगा। इधर जो है छात्र नाम का कोई शब्द होता नहीं है, हमें मूल और शुद्ध मानक शब्द लिखना है। तो छात्र कोई शब्द होता नहीं, तो क्या होता है, छ को श करके देखिए, शास्त्र नाम का शब्द होता है, इसलिए हमारा विच्छेद होगा सत्य धन शास्त्र। तो भाई ये बना कैसे है, बना ऐसे है कि त को तो च होता है, श को छ होता है, नियम है हमारा, इसलिए ऐसा हो रखा है। उद्घोष, वो का विच्छेद उद धन घोष, ये शून्य संधि है। क्या है ये, यहाँ पे शून्य संधि है, कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे द को त हुआ है, इसलिए इसका विच्छेद होगा तत् तद धन। यहाँ भी तद धन काल, तीसरे को पहला हुआ है, यहाँ शून्य संधि नहीं है, द को त हुआ है। लेकिन यहाँ पे शून्य संधि है क्योंकि सत है एक मूल शब्द और काल है एक मूल शब्द। यहाँ पे चूंकि ये क जो है ना, ये अघोष में आता है, इसलिए अघोष इधर होने के कारण तो को हम कुछ नहीं करेंगे। सत नाम का मूल शब्द है, तो सतधन काल, सतकाल या सतकर्म ये शब्द बनेंगे। तो हमने ये शब्द लिए थे आपके प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप कहीं भी किसी भी स्थिति में संधि में अटके नहीं, इसलिए हमने ये सारे शब्द लिए। ऐसे हजारों शब्दों को लिया जा सकता है और बनाया जा सकता है, आपको बस प्रैक्टिस करते रहना है। मुझे लगता है यदि आप मेरी सारी संधि की विधियों को, सारी संधि के प्रयोगों को बढ़िया से ध्यान रखें तो आपको आ जाएगा। फिर तो एक बार रास्ता खुल जाने के बाद, एक बार ये समझ विकसित हो जाने के बाद, फिर तो कैसा भी प्रयोग है सब बना डालोगे आप। तो ये था हमारा आज का ये अभ्यास का क्रम, और इसमें जो मुख्य बात है मैं पहले भी कह चुका हूं, एक सामान्य संधि होती है ना। हमारे जो नियम है ध्यान रखेंगे आप, तो 50% जो संधियां है ना वो सामान्य पूछी जाती हैं। फिर 30% जो संधियां हैं, 30% जो संधियां हैं वो पूछी जाती है क्लिष्ट, जो अभी मैंने लिया था क्लिष्ट, ये भी हमें आना चाहिए। मैं दो उदाहरण दूंगा अभी। क्लिष्ट ये कितना आता है, 30%, ये मेरा आकलन है। 30, 25, 40, 50, 40 भी हो सकता है। और एक होता है अपवाद,
एक होता है अपवाद, ये होता है कम से कम 20%। यानी कहीं 10 प्रश्न आ रहे हैं संधि के, तो 5 तो आएगा आपका ये, 3 आएगा ये और 2 आएगा ये। अब यदि ये 2 आपको नहीं आया तो आपका प्रतिशत चला गया 80, और पता चला आपने यहां भी गलती कर दी तो आपका प्रतिशत चला गया संधि का 60 पे, 50 पे, बस फेल हो गया। इसलिए हमें 50%, 30% और 20%, यानी 5 संधि, 3 संधि, 2 संधि सब आने चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए, सामान्य क्या है? सामान्य हमारे पास है, ये देखिए, ये सामान्य संधि है, लेकिन फिर भी इसमें कंफ्यूजन है। धनेषणा, ये देखिए, स्वैच्छिक, ये देखिए, वर्षाधन ऋतु, ये सामान्य संधि है। आपको आश्चर्य होगा, ये सामान्य संधि है और फिर भी कठिन है। क्योंकि कठिन क्यों है कि धन के बाद आप ऐषणा करना है या ऐषणा करना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यदि नहीं पता है तो ये सामान्य भी कठिन हो जाएगी। स्वैच्छिक में सुधन ऐच्छिक लिखना है ना? सुधन ऐच्छिक लिखना है या स्वधन ऐच्छिक लिखना है, कौन बताएगा इस चीज को? या स्वधन ऐच्छिक लिखना है, स्वधन ऐच्छिक लिखना है, एक मात्रा। आप देख रहे हो, इससे भी बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा, तीनों से बन जाएगा, लेकिन शुद्ध कौन सा है? तो शुद्ध है स्वधन ऐच्छिक। तो ये चीज जो है ना, ये यद्यपि मैंने सरल में लिया है इसको, लेकिन सरल भी कठिन हो जाती है यदि परीक्षक ठीक से पूछे तो, और ऐसा होता है हर बार। अब हम आते हैं क्लिष्ट वाले में। क्लिष्ट वाले में क्या होता है? संधियां तो सारी वही काम करते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो, भाई करना क्या है। जैसे देखिए, हमारे पास शब्द है क्लिष्ट में राजेंद्र, ठीक है ना? हमारे पास शब्द है फणींद्र। अब ये क्या किया जाए? क्या राजाधन इंद्र किया जाए या राजनधन इंद्र किया जाए? देखिए, इतना सारा भ्रम है। या राजधन इंद्र किया जाए, इसको कहते हैं क्लिष्टता। या हम राजधन इंद्र करें, देखो ई बड़ी कर दी हमने। तो इस तरह से हमारे पास ये विकल्प हैं, 4 विकल्प हैं। आप किस विकल्प पे जाओगे ये बताओ। इसको कहते हैं क्लिष्टता। क्योंकि बिल्कुल सही है, राजनधन इंद्र ही होता है। संस्कृत में जब आप जाते हैं, मूल संस्कृत देखते हैं, तो राजनधन इंद्र से ही फिर नकालोप करके राजन बनता है। लेकिन हमारे पास हिंदी में जो है ना, ये वाला प्रश्न शुद्ध होगा, ये जो विकल्प ये शुद्ध होगा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। शुद्ध कौन सा है? राजधन इंद्र। इसको कहते हैं क्लिष्टता। जब तक कंसेप्ट नहीं समझेंगे आप, क्लिष्ट वाले प्रयोगों को नहीं कर पाएंगे। और आश्चर्य की बात है, राजाधन इंद्र ऐसे प्रयोग मिलेंगे आपको किताबों में लिखे हुए। आगे देखिए, फणिंद्र है, तो फणिन, मूल शब्द फणिन का क्या है? फणिन माने होता है भगवान शेषनाग, फण वाले, फणिन धन इंद्र। और हिंदी का क्या नियम है? नौ का लोप करके व्यवहार करने का नियम है। इसलिए फणिंद्र का विच्छेद होगा फणी धन इंद्र। ये शुद्ध हो गया, यह शुद्ध है। या कई बार आप पुस्तकों में देखेंगे, मैंने देखी है, कई किताबें ऐसी हैं, बच्चे लाके बताते हैं मुझे कि साहब हमने तो किताब में फणिधर इंद्र देखा है। मुझे बताना पड़ता भाई गलत है, वो फणिधर इंद्र होगा। तो ये इसको कहते हैं अवधारणात्मक प्रश्न, उसे हमने क्लिष्ट नाम दिया है। और एक होता है अपवाद। मेरा ये सारा बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि आपको रास्ता पता हो कि भाई ये है दिल्ली का रास्ता, ये है मुंबई का रास्ता। आपको दिल्ली जाना तो दिल्ली के रास्ते पे चलिए, आपको मुंबई जाना है तो मुंबई के रास्ते पे चलिए। हम खाली रास्ता बता रहे हैं आपको। आप जिज्ञासु बनिए, होशियार बनिए। विश्व की कोई भी परीक्षा हिंदी भाषा की होगी, यदि संधि पूछी जाएगी तो आप इन प्रश्नों को कर सकेंगे। आप लाख रुपए का शर्त लगा सकते हैं, क्योंकि ये हजारों साल से चली आ रही परंपरा के अनुसार शब्द बनाए गए हैं। अपवाद लेता हूं मैं। अपवाद देखिए, अपवाद देखिए तब विलक्षण है
हमारे पास अपवाद है स्वैर, और हमारे पास एक शब्द है, हम ले लेते हैं इसको अपराह्न। चलिए अपवाद में, है ना, 2 शब्द लिए मैंने खाली रास्ता दिखाने के लिए। बाकी तो आप हम संपर्क करें, हम पर पूरी बात है। यदि ये पढ़ के आते हैं आप तो आपको 100% अंक मिलेंगे। यदि आप इसको ध्यान रख लेते हैं तब भी आपके प्रायः परीक्षा के जो प्रश्न है ना सब हो जाएंगे। इसमें अपादकता क्या है, अब इसका विकल्प देखिए। हमारे पास विकल्प है सुधन ऐर, एक विकल्प ले लिया। दूसरा ले रहे हैं हम स्वधन ऐर, तीसरा लेते हैं स्वधन एर, और चौथा लेते हैं इसके पास में ले लेते हैं हम स्वधन ईर। हमारे पास इस स्वर का एक विकल्प, 2 विकल्प, 3 विकल्प, 4 विकल्प है। अब बताइए, इसलिए हमने इसको क्या क्लिष्ट नहीं कहा, अपवाद कहा है। क्यों? अपवाद का मतलब होता है पता नहीं कहां से कहां शब्द बच जाते हैं, पता नहीं कहां से कहां बन जाएंगे। तो आपको पता है ये वाला सरासर गलत है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, ये वाला कुछ होता ही नहीं है, ये वाला कुछ होता ही नहीं है। शुद्ध रूप ये है स्वधन ईर। अब देखा जाए तो अ ई मिलके तो एर होना चाहिए, ये स्वेर बनना चाहिए, स्वेर ऐसा बनना चाहिए, जबकि ये बनता नहीं है। ये बनेगा स्वेर बनेगा, स्वधन ईर से बनेगा। तो गुण अपवाद वृद्धि है, ये अपवाद का उदाहरण है। अपराह्न पे आप आएंगे तो अपराह्न में तो 3 नियम लग रहे हैं, बाप रे, 1 नियम, 2 नियम, 3 नियम लग रहे हैं, तब जाके अपराह्न बनता है। कैसे? ये देखिए, अपर्धन, अपर्धन अहन, ये देखो आप, अपर्धन अहन, तो आपने अ को तोड़ा, पहले आ को 2 भागों में तोड़ा, अ मिलके आ हो जाता है, पहला नियम है। और दूसरे नियम में हलंत शिफ्ट हो जाता है, हलंत आगे वाले ह पे आ जाता है जब हम जोड़ते हैं। तो ये देखिए, हमने जोड़ा दूसरे नियम में तो बन गया अपराह्न, ये बन गया अपराह्न, न पूरा हो गया। और तीसरे नियम में र के कारण नौना बन जाएगा, तो क्या बनेगा? तब बनेगा अपराह्न। ये तीसरा जो है ये बन गया अपराह्न, ये इस तरह से। तो ये प्रश्न था हमारा कि भाई अपराह्न का विच्छेद क्या है, तो अपर्धन आहन होगा। बना कैसे? भाई अ मिलके आ कर दिया, फिर इसके बाद हमने हलंत को शिफ्ट किया, हलंत को शिफ्ट करने के बाद फिर न को न कर दिया। 3 नियम से ये अपराह्न शब्द बनता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, संधि चाहे वो स्वर संधि हो, चाहे व्यंजन संधि हो, एक सामान्य है, एक क्लिष्ट है, एक अपवाद है। इनको बढ़िया जाने बिना आप पूरे नंबर नहीं ला सकते। आज संधि का समापन करते हुए मैं इस सेशन का भी समापन कर रहा हूँ, सत्र का भी समापन कर रहा हूँ। आप सबको मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद।